हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस को डिटेल में पढ़ाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और हमने ये भी देखा था कि फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा वी से, जो कि क्या था, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, और जिसकी वैल्यू थी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी आर। फिर हमने पढ़ा था पोटेंशियल। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या फर्क था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ये क्या था कि इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, बट पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, जो चार्ज था टेस्ट चार्ज, वो पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पे, और उसको हमने एक पॉइंट ए पे लेके आना था किसी सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमें एक पॉइंट का तो पता था, इन्फिनिटी ए का, या फिर सपोज कर लीजिए बी का। ओके, लेकिन हमें इन्फिनिटी का पता नहीं था कि वो कहाँ है। तो हम यहाँ पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे थे, it is the work done in bringing a test charge from infinity to a point in the electric field of some source charge। ठीक है, और जिसको कि हम लिखते थे v से। डेल्टा हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ हमें दूसरे पॉइंट का पता नहीं था, हमें सिर्फ एक ही पॉइंट का पता था, जो कि क्या, v। ओके, फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, which was v equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि v is inversely proportional to r, कि अगर r इन्फिनिटी पे हो जाए तो v क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि v equal to 1 over infinity हो जाएगा, और 1 over infinity क्या होता है, जीरो। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देखा था, जो कि क्या था, v equal to p cos theta divided by 4 pi epsilon naught r square। और हम यहाँ से ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्सल लाइन पे हो, थीटा हो जाएगा जीरो और कॉस जीरो हो जाएगा वन, और हमारे पास जो पोटेंशियल है वो बन जाएगा p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है तो थीटा हो जाता है 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज जीरो, और हमारे पास जो पोटेंशियल था वो क्या हो जाता था, जीरो ऑन इक्वेटोरियल लाइन। पोटेंशियल जो था वो इक्वेटोरियल लाइन पे जीरो हो जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ क्यों रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगी। जैसे सपोज करिए हमने दो बीकर्स ले लिए हैं, एक बीकर ये ले लिया है, एक बीकर हमने ये ले लिया, इसके अंदर पानी हमने इक्वल अमाउंट ऑफ पानी इसमें, इक्वल अमाउंट ऑफ पानी इसमें, और दोनों को हमने सेम हाइट पे रखा है और एक पाइप से कनेक्ट किया है। ठीक है, बीकर ए, बीकर बी। अब देखिएगा, पानी फ्लो करेगा बीकर ए से बी या बी से ए में, नहीं करेगा, क्योंकि एक तो दोनों सेम हाइट पे हैं, दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है, दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, दोनों में पानी का फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक बीकर को हाइट पे ले जाएं, सपोज करिए हम बी बीकर को कुछ हाइट पे ले गए और हमने एक पाइप से इनको कनेक्ट किया, तो अब क्या होगा, अब इस बीकर में से जो पानी है वो हाइटेड बीकर से पानी जो है वो लोअर हाइट की साइड आएगा। इट मीन्स अगर वाटर फ्लो करवाना है, पानी का फ्लो कराना है, तो एक की हाइट ज्यादा होनी चाहिए, एक की हाइट कम। ठीक है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी ऐसा है कि अगर हमें करंट फ्लो करवाना है, अगर हमें करंट को फ्लो कराना है टू फ्लो करंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। मीन्स अगर सपोज कोई कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा, कैसे करेगा, हमने कोई कनेक्शन नहीं दिया उसको, हमने कोई ट्रिगर नहीं दिया उसको। अगर कॉपर वायर कहीं पड़ी है तो क्या आपको टच करने से करंट लगता है, नहीं लगता है। उसमें तभी करंट फ्लो करेगा जब उसमें हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। सपोज एक एंड पे पोटेंशियल ज्यादा है, 3 वोल्ट है, और दूसरे एंड पे जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना है, 1 वोल्ट का। तो अब जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की साइड करंट फ्लो करेगा, इसलिए हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, मेन पॉइंट हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल।
तो उसमें डिफरेंस देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज क्या होता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, उनकी वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या था, V इक्वल टू P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dipole moment P. अब electric potential due to an isolated point charge has the same value at all points equidistant from the isolated charge, कि अगर हमने R की वैल्यू कांस्टेंट रखी है तो यहाँ पे भी सेम होगी, इस डायरेक्शन में भी सेम होगी, इस डायरेक्शन में भी सेम होगा पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए डाइपोल के केस में हमने देखा था कि एक्सेल लाइन पे तो पोटेंशियल जो है वो वैल्यू उसकी डिक्रीज कर रही है, पर इक्वेटोरियल लाइन पे क्या था, हर पॉइंट पे 0। जैसे सपोज करिए अगर यहाँ पे R हम 1 यूनिट ले लेते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू हम मान लेते हैं ये, ठीक है, P एक्सेल लाइन पे, क्योंकि cos थीटा 0 cos 0 1, तो P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और अगर R को हमने 1 यूनिट मान लिया तो वैल्यू आएगी ये यहाँ पे V, और R को 2 यूनिट मान लिया तो ये V/4 हो जाएगा, और R को 3 यूनिट मान लिया तो V/9 हो जाएगा। मींस एक्सेल लाइन पे वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही थी विद डिस्टेंस, और इक्वेटोरियल लाइन पे वैल्यू क्या थी 0, बट ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज इट वाज सेम एट ऑल इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, चलिए आगे जो हमारी आज की टॉपिक जो मेन है वो हमारा शुरू होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल में, जिसमें हमने क्या देखना है कि E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ओके, चलिए देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और पॉइंट B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर ऑफ दिस सोर्स चार्ज। ठीक है, अब देखिए assume that point A and B are very close to each other। assume कर लिया आपने कि पॉइंट A और B आपस में बहुत पास हैं, so that electric field intensity between A and B is uniform। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A पे होगी वही क्या होगी B पे होगी, ये वैल्यू क्या होगी सेम होगी दोनों पॉइंट्स पे। हमने क्योंकि पॉइंट्स को बड़ा पास लिया लिया है, हमने नहीं माना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, सेम वैल्यू है। अब सपोज करिए लेट Q0 is the positive test charge placed at point A। The force acting on the test charge क्या होगा, देखिए फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू Q0 इंटू E वेक्टर। अब देखिए ये फोर्स कहाँ लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर, क्योंकि टेस्ट चार्ज क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, मींस अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये Q0 कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। बट हमने क्या करना है Q0 को टुवर्ड्स प्लस Q के पास लेके आना है। मींस वी हैव टू मूव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B थ्रू डिस्टेंस dr। तो सपोज करिए देखिए ना, ड्यू टू ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू कूलम फोर्स क्या है, दोनों दूर जा रहे हैं, लेकिन हमारा काम क्या है Q0 को प्लस Q चार्ज के पास लेके आना। ठीक है, सपोज करिए हम dr डिस्टेंस उसको पास लेके आ रहे हैं, तो dr डिस्टेंस इज स्मॉल डिस्टेंस, तो स्मॉल वर्क डन, क्योंकि देखिए फोर्स लगा रहे हैं उसको, क्योंकि पास लेके आना है। ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, फोर्स भी है डिस्टेंस भी है, तो क्या बनेगा वर्क डन। F डॉट dr वेक्टर, F की वैल्यू हम पुट करेंगे Q0 E इंटू dr। अब देखिए E और dr में एंगल 180 डिग्री, इसको हमने खोल लिया ना, डॉट प्रोडक्ट A डॉट B क्या होता है, A B cos थीटा, तो E डॉट dr वेक्टर क्या होगा E dr cos थीटा। ओके, अब देखिए हमने cos 180 क्यों लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और Q0 को हम लेके आ रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों क्या है अपोजिट है, तो दोनों में इसलिए क्या एंगल बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने लिख लिया 180 डिग्री। नाउ cos 180 डिग्री इज -1, सो आंसर इज -Q0 E into dr। सो हम Q0 को W पे नीचे ले जाते हैं, सो dW over Q0 इक्वल टू E dr। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है डेल्टा V क्या होता था, डेल्टा V वाज इक्वल टू डेल्टा W डिवाइडेड बाय Q0। बट अब हम इस डेल्टा को जो है वो डेरिवेटिव से कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज dV इक्वल टू dW डिवाइडेड बाय Q0। ठीक है, तो अब देखिए dW डिवाइडेड बाय Q0, क्योंकि यहाँ पे dW था ना, तो यहाँ पे भी हमें dV ही लेना पड़ेगा, तो dW ओवर Q0 इक्वल टू माइनस E dr, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस E dr, तो dV डिवाइडेड बाय dr इक्वल टू माइनस E, और या फिर हम कह सकते हैं E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो ये थी डेरिवेशन जिसमें हमने प्रूव कर दिया
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ dV/dr, या फिर हम इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए ग्रेडियंट क्या है, पहली बात कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट होता है एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। जैसे प्रेशर है, प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आएगा तो वो बन जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो ये क्या बन गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, dV/dr को इट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो बेसिक मतलब वो तो मैंने आपको ले पर्सन की लैंग्वेज में समझा दिया ना कि एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिकम्स ग्रेडियंट, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में rate of change of any quantity with distance means d लगा हो साथ में, derivative with change in distance, समझ गया। rate of change of any physical quantity with distance, यहाँ पे क्या है, rate of change of potential with distance, जिसको हम कहते हैं potential gradient। अब नेगेटिव साइन देखिए क्या बताता है, यहाँ पे यह है ना फॉर्मूला में नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, मीन जिस साइड ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो उसी साइड होगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस, मीन्स जहाँ पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी, मीन। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, मैग्नीट्यूड देखिए, अगर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस dV/dr क्या होगा, dV/dr इक्वल टू E, मीन्स अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए हमने पहले क्या यूनिट्स पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, विच वाज फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, न्यूटन कूलम इनवर्स। अब यहाँ से देखिए क्या रिलेशन बनते हैं, वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर मीन्स 1 वोल्ट मीटर इनवर्स। तो ये दोनों ही किसके यूनिट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कई बार आ जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कोई ऐसी क्वांटिटी बताइए जिसके 2 यूनिट्स हैं, तो ये देखिए 1 वोल्ट मीटर इनवर्स इक्वल टू 1 न्यूटन कूलम इनवर्स। या फिर एमसीक्यू में आपको बता दिया जाएगा कि 2 यूनिट्स हैं हमारे पास, ये तो टिक करिए क्वांटिटी को, तो अपनी क्वांटिटी को टिक कर लेना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यूनिट्स भी देख लेने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही हो, किसी और के ना हो, ठीक है। सो नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट ये जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो पोटेंशियल है ना ये स्केलर है, पर ये जो ग्रेडियंट है ये क्या है, वेक्टर, ठीक है। अब देखिए E इक्वल टू माइनस dV/dr इज वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मतलब ऐसे 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 ऐसे, मीन्स पैरेलल लाइंस भी नहीं है, इक्वल लेंथ भी नहीं है, ठीक है, और डायरेक्शन भी अलग है, जैसे फील्ड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रिलेशन उसके लिए भी वैलिड है। अब देखिए आगे कंसेप्ट ट्रिगर, देखिए हमारे पास हम एक कंसेप्चुअल जो है वो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। सपोज करिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि राइट साइड को डायरेक्ट हो रही है। इफ रीजन हैज 3 पॉइंट्स A, B एंड C, ठीक है, तो रिलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A, B एंड C। मतलब यहाँ पे A पॉइंट, B पॉइंट और C में पोटेंशियल बताइए कि किस तरह का होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। तो देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस dV/dr। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, और यहाँ से ये पता चल रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो सेम पोजीशन पे है। देखिए सेम, मान देखिए देखने से लग रहा है कि सेम पोजीशन पे है, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये हमने पढ़ा ना कि जिस साइड पोटेंशियल डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी साइड होगी, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एट ए एंड बी आर इक्वल, क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो बेसिकली देखा जाए तो सेम पोजीशन पे है, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे। तो यहाँ तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी सेम, मीन पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, बट potential at C is less than the potential at A and B, बट C पे पोटेंशियल जो है वो कम होगा। क्यों, देखिए क्या कहा था हमने, E इक्वल टू माइनस dV/dr में यहाँ कहा था ना हमने, ये देखिए कंक्लूजन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। हम उसको समझ रहे हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रही है। देखिए इस साइड इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये देखिए
तो मीन्स इस साइड अगर इंक्रीज हो रही है, इस साइड बढ़ रही है, तो मीन्स पोटेंशियल इस साइड क्या होगा, कम, क्योंकि इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मीन्स उस साइड होगी जिस साइड पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से हम जितने दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ए और बी पे तो पोटेंशियल इक्वल होगा और सी पे इन दोनों से कम रहेगा। अब देखिए इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं। अब देखिए इक्वल का क्या मतलब होता है, इक्वल और सेम। पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल और सरफेस का मतलब कोई हमारे पास जगह है, ठीक है। तो अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, मींस एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे जो है पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, यहाँ पे भी, 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 ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं कैसा चार्ज होगा, ठीक है, कि मींस पॉइंट चार्ज होगा, दो चार्जेस होंगे पॉजिटिव, ये कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि पॉइंट चार्ज होगा, या हमारे पास दो इक्वल चार्जेस होंगे, या हमारे पास दो सेम साइन के चार्जेस होंगे, या फिर एक अपोजिट हो, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ये इसका मतलब ये है कहने का, ठीक है। या फिर एक और डेफिनेशन है, एन इक्वल पोटेंशियल सरफेस इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, क्योंकि लोकस क्या होता है, पाथ, रास्ता। अगर पॉइंट चल रहे हैं कहीं पे लोकस ऑफ ऑल, तो उन रास्तों को हमें ट्रेस कर लेना है, उसको क्या बोलते हैं हम, लोकस, ठीक है। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज सेम। हमने कौन से पाथ लेना है, कौन सा रास्ता लेना है जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, हमने उनको रिट्रेस कर लेना है पॉइंट्स को। तो वो क्या बन जाएगा, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स, जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम। अब देखिए एग्जांपल है इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज और पॉइंट चार्ज, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अब R अगर हमने कांस्टेंट रख लिया, एक स्फीयर हमने ड्रॉ किया जिसमें R है 2 सेंटीमीटर, हमने दूसरा स्फीयर ड्रॉ किया जिसमें R है 4 सेंटीमीटर, जिसमें तीसरा ड्रॉ किया जिसमें R थोड़ा इंक्रीज हो गया, चौथा ड्रॉ किया जिसमें R थोड़ा और इंक्रीज हो गया। तो आपको पता है यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी ना, क्योंकि रेडियस तो सेम रहेगा ना। तो इस सरफेस पे R की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो मतलब ये क्या है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगेन हमने R की वैल्यू को बढ़ा दिया, एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया। क्यों इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि यहाँ पे भी R की वैल्यू कांस्टेंट है, और R की वैल्यू अगर सेम है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, हर पॉइंट पे सेम रहेगा। तो ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो ये जितने भी मैंने ग्रीन लाइंस लगाई हैं ये क्या है, सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए आगे एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर्स अराउंड दैट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे किसी पॉइंट चार्ज के, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज मीन सिंगल चार्ज आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस, जिनका सेंटर क्या होगा, सेम होगा। कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस, सपोज करिए स्फीयर, सपोज करिए क्यूब के चारों तरफ। और एक और बात ध्यान दीजिए, जैसे जैसे R की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे R की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन हर स्फीयर पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इस पे सपोज करो हर जगह वैल्यू V1 है। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस जिस पे सपोज करो हर जगह वैल्यू V2 है। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस जिस पे सपोज करो हर जगह वैल्यू V3 है। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस जिस पे हर जगह वैल्यू क्या है, V4 है। तो इस पे भी सेम, इस पे भी, तो ये सारे क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने एक इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में कुछ प्लेन्स ड्रॉ किए हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इन प्लेन को काटती हुई जा रही है, ना कि साथ साथ जा रही है, बीच से निकलती हुई जा रही है, काटती। मींस ये जो प्लेन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनमें एंगल है 90 डिग्री। सपोज करिए कि आपने कोई कॉपी पकड़ी है और कॉपी के सेंटर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस करती हुई जा रही है। तो मीन्स देखिए प्लेन ऑफ कॉपी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एज्यूम करिए, ठीक है।
So we know that uniform electric field is represented by equally spaced parallel lines. Let us draw three parallel perpendicular planes to the electric field. Now the potential V1 is same at every point. अब देखिए जो V1 पोटेंशियल है इस प्लेन पे, प्लेन 1 पे क्या होगा, सेम होगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, यूनिफॉर्म है. यहाँ पे भी E की वैल्यू सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो V की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी. सिमिलरली फॉर प्लेन 2 V की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी हर पॉइंट पे. सिमिलरली फॉर प्लेन 3 V की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. तो ये जो है ये प्लेन 1, प्लेन 2 एंड प्लेन 3 ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं. लेकिन क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं. Equipotential surface for uniform electric field are plane perpendicular to the electric field lines. कैसे होते हैं, plane perpendicular to the electric field lines. जैसे ये electric field line है तो इसके plane perpendicular ऐसे, मतलब बीच से निकलेगी, बीच से, ठीक है, perpendicular. ओके, अब देखिए equipotential surface of pair of similar points है, similar points है, प्लस क्यू, तो ऐसे होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये देखिए अगर सिंगल का देखें तो हमें पता है कंसेंट्रिक स्फीयर, सिंगल का देखें तो कंसेंट्रिक स्फीयर, और अगर दो हम ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हमें पता है इनकी क्या होंगे, रिपेल करेंगे. ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज जाती है ना, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. तो ऐसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्जेस. ये देखिए ऐसे भी हो सकता है ना, ये ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, चलिए आगे देखिए. इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज. अगर हम सिंगल सिंगल देखें तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज के पास आती हैं. तो यहाँ पे जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो देखिए कैसा होगा, ये ऐसा होगा. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस. जो डॉटेड लाइंस है हमने बताए हैं ये वाले, ठीक है. ये ऐसे भी होंगे, देखिए ठीक है, ऐसे. ओके, अगर हमारे पास क्या है, डाइपोल है, मींस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. तो ये था बच्चों की इक्विपोटेंशियल सरफेस. हमारे पास अगर पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो कैसा होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में होगा. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसा होगा, हमारे पास परपेंडिकुलर प्लेन्स होंगे, परपेंडिकुलर प्लेन्स. इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, परपेंडिकुलर प्लेन. अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हैं, सपोज प्लस क्यू है, तो एक चार्ज का अगर ऐसे हैं कंसेंट्रिक स्फीयर, दूसरे के ऐसे हैं, तो कंबाइन जो है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस वो ऐसा होगा. और अगर हमारे पास अपोजिट चार्जेस हैं, मींस डाइपोल है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो डॉटेड लाइन से बताया है ये ऐसा होगा. अब देखिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. नंबर 1 प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन in moving a test charge from one point to another point on equipotential surface. चलिए देखिए, सपोज करिए हमारे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लेते हैं. सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी. अब देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मतलब आपको क्लियर है कि ए पे भी पोटेंशियल सेम होगा. सपोज करिए यहाँ पोटेंशियल वी ए है, यहाँ वी बी है, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. वी ए क्या होगा, वी बी के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, सपोज करिए कोई टेस्ट चार्ज है, उसको हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके आना है. उसको हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके आना है. तो देखिए वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू ए. ठीक है, और हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्क डन में क्या रिलेशन है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज जिसको आप मूव करवा रहे हैं. यही होगा ना. फिर से शुरू करते हैं कि सपोज करिए हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसमें हमने दो पॉइंट्स ले लिए हैं, दोनों पॉइंट्स से पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है. अब हमने सपोज करो हमने कोई टेस्ट चार्ज है जिसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके आना है, तो हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल या फिर potential difference is equal to work done in moving a test charge from point A to B divided by test charge. अब VB minus VA क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो. क्या हो जाएगा, जीरो. सो WAB डिवाइडेड बाई Q नॉट क्या हो जाएगा, जीरो. अब Q नॉट जीरो हो नहीं सकता तो क्या जीरो होगा, WAB इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो इसका मतलब कि वर्क डन
इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज 0। हाँ, तो वही तो है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो अगर हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आते हैं, किस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो काम नहीं होगा, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, कोई काम नहीं होगा। ठीक है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमें पता है dw ओवर q नॉट क्या होता है, E डॉट dr। ठीक है, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, dw ओवर q नॉट इक्वल टू E डॉट r dr। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लास्ट वीडियो का लिंक शेयर किया है, आप वहां पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि dw ओवर q नॉट इक्वल टू E डॉट dr वेक्टर। अब देखिए, हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हमने किसी चार्ज को मूव करवाना हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, नो वर्क इज डन। तो यहाँ पे dw 0 हो गया, तो E डॉट dr भी 0 हो गया। अब E डॉट dr को अगर हम खोलते हैं तो cos थीटा इक्वल टू 0। तो देखिए, तीन क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो नहीं सकती, डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 हो सकता है, cos थीटा। थीटा क्या है, 90 डिग्री, और किसमें है 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr में। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और dr क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में स्पेस। ठीक है, तो देखिए फिर, इट मींस E is perpendicular to dr, it means electric field is perpendicular to equipotential surface। अब आगे देखिए, नंबर 3, equipotential surface tells us the regions of strong or weak electric fields, means electric field को अब हमें ज्यादा मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस का पता होना चाहिए और वहीं से हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से रीजन में हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, क्योंकि हमें पता है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखिए, हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा ही नहीं। चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ही नहीं, कांस्टेंट। अगर होगा भी तो कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो मींस dr क्या है, स्मॉल है, और dr है क्या, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में डिस्टेंस, मींस बहुत टाइट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और बहुत क्लोज है, मान लीजिए। तो जब बहुत क्लोज हैं तो हम समझ जाएंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, कम है, तो dr क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इट मींस बहुत दूर दूर है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में बहुत दूर है तो हम पता लगा लेंगे हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो इट मींस क्या बोलता है कि dr is the separation between equipotential surface, if E is strong dr will be small, means equipotential surface are in the region of strong electric field। okay, अगर surfaces बहुत दूर हैं तो हम कहाँ हैं, weak electric field। ठीक है, नंबर 4 है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। याद करिए, ऐसा क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी किया था, जिसमें हमने कहा था टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ओके, तो चलिए, two equipotential surfaces cannot intersect each other. If two equipotential surfaces intersect, then at the point of intersection there will be two values of electric potential due to a point charge। मतलब point charge एक है पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कितनी वैल्यूज हैं, दो, विच इज नॉट पॉसिबल। भैया पोटेंशियल अगर चार्ज एक है तो पोटेंशियल की एक ही वैल्यू होगी ना, दो तो होंगी नहीं। ठीक है, तो अगर एक है तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से दो वैल्यू होंगी पोटेंशियल की, विच इज नॉट पॉसिबल। इट मींस टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। तो ये थी बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मुझे लगता है कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 1 था कि नो वर्क इज डन फ्रॉम no work is done in moving a test charge from one point to another point in the equipotential surface, means कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमें किसी चार्ज को मूव करवाना है तो वहां वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। और नंबर 2 था हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बस बच्चों आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे ये आपको याद करना पड़ेगा।
अब देखिए थर्ड पॉइंट था हमारे पास कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो हमें क्या बताते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, जिसमें हमने क्या कैलकुलेट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, फिर है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अब इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी, पर उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट है क्या। So electric potential energy of a system of point charges है क्या? It is the work done in bringing these point charges to their respective positions from infinity to form a system of charges। कि मतलब infinity पे हैं charges, हमने वहां पे चार्जेस को उठा के उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लेके आना। रिस्पेक्टिव पोजीशन पे मतलब हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, डिजाइन टाइप समझ लीजिए। ठीक है, किसी कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमने चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा के उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर हमने इन्फिनिटी से लेके आने हैं चार्जेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और वो काम किस में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं यू से। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। देखो टू क्यों लिया, इसमें एक क्यों नहीं लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज। देखिए ध्यान से समझिएगा, वन चार्ज, सपोज करिए एक चार्ज पड़ा है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। क्यों कि एक चार्ज का करेंगे क्या, कहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो इन्फिनिटी पे है, सपोज Q1 चार्ज इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है, पोटेंशियल भी जीरो होता है। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1r। तो अगर r इन्फिनिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, r इन्फिनिटी है, b जीरो। तो इन्फिनिटी पे है अगर Q1 चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वहां क्या होगी, जीरो। ठीक है, अब अगर आप Q1 चार्ज को लेके कहाँ आ रहे हैं, कहाँ लेके आ रहे हैं, कोई पता नहीं है। अगर हमारे पास दूसरा चार्ज ही नहीं है, हम उसको कहाँ लेके आएंगे। सपोज करिए हमारे पास कोई दूसरा चार्ज पड़ा है, तब तो ये दोनों चार्ज आपस में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, डिपेंड करता है कि उनका क्या साइन है। ठीक है, तब तो हमें वर्क डन करना है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो हमें इन दोनों को पास लेके आना है, काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई दूसरा चार्ज ही नहीं है, सिर्फ एक ही चार्ज है, तो हमने कहाँ से उठा के कहाँ लेके आना है, कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के लिए क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। ये हमेशा आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज इज ऑलवेज जीरो। चलिए, इसलिए हम शुरू होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। सपोज करिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है OXYZ। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो है वो दो चार्जेस हैं, Q1 जो कि A पे है, Q2 जो कि B पे है। R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है Q1 का ओरिजिन से, R2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है Q2 ओरिजिन से, और दोनों में जो डिस्टेंस है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो अब देखिए, सपोज करिए कि सबसे पहले जो Q1 और Q2 कहाँ थे, इन्फिनिटी पे थे। कहाँ थे, इन्फिनिटी। सपोज करिए Q1 इन्फिनिटी पे था, Q2 भी जो था वो इन्फिनिटी पे था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी Q1 को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से A पोजीशन। अभी B का नहीं हमें पता, B नहीं आया है। ठीक है, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, Q1 को इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट A पे लेके आ रहे हैं, ये रिस्पेक्टिव पोजीशन इस कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए OXYZ, मतलब यहाँ हमने को कॉन्फ़िगरेशन बनानी है टू फॉर्म सम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम इसको इन्फिनिटी से A पे लेके आ रहे हैं, लेकिन Q2 अभी भी इन्फिनिटी पे है, याद रखिएगा। तो अब देखिए क्या हमने काम किया इस पे, जीरो। हमने कहा क्या काम किया इस पे, जीरो, बिकॉज पोटेंशियल इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ सोर्स चार्ज। देखिए ना, वर्क डन होता क्या है, Q इंटू बी। वर्क डन क्या होता है, Q इंटू पोटेंशियल। लेकिन अब सिंगल चार्ज है, दूसरा चार्ज अभी भी इन्फिनिटी पे है, तो अब यहाँ पे इस OXYZ में पोटेंशियल क्या है, जीरो, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है यहाँ पे। और Q1 को हम इन्फिनिटी से ले आए, यहाँ पे इन्फिनिटी से ले आए, तो हमने काम क्या किया, हमने जीरो किया। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं, पोटेंशियल भी यहाँ जीरो है। तो पोटेंशियल जीरो है, तो वर्क डन क्या हो,
0। तो चलिए अब Q1 को हमने रख दिया यहाँ पे, अब Q2 को लेके आते हैं B पे। लेकिन अब देखिए जब हम Q2 को B पोजीशन पे लेके आ रहे हैं तो Q1 भी प्रेजेंट है, तो इट मीन्स Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल है, और कितना है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R2 माइनस R1, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस कितना बनेगा, R2 माइनस R1। ठीक है, तो अब Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है और Q2 को हम इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहे हैं B पे, तो इस पे क्या लगेगा हमारे पास वर्क डन, W इक्वल टू Q2 इंटू किसका पोटेंशियल, Q1 का पोटेंशियल एट पॉइंट B पे, V1। समझ रहे हैं आप बात को ना, कि Q2 को हम इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं, लेकिन Q1 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इट मीन्स कि अब प्रेजेंट है तो मीन्स इसका पोटेंशियल भी यहाँ पर है, तो क्या वर्क डन लगेगा, Q2 और किसका पोटेंशियल, Q1 का पोटेंशियल, कहाँ पे, B पे, तो Q2 इंटू V1, और V1 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R2 माइनस R1 मॉडुलस। ठीक है, तो देखिए हम R2 माइनस R1 वेक्टर को अगर हम R12 से लिखते हैं तो वर्क डन क्या हुआ फिर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12। तो यहाँ पे भी देखिए सिंगल चार्ज जब हम लेके आए थे तो वर्क डन कितना था, 0, क्योंकि Q2 प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पोटेंशियल था 0। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो काम हमने किया है किस में स्टोर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U में। और एक पॉइंट और देखिए ध्यान देने वाला है यहाँ पे, अगर Q1 Q2 दोनों नेगेटिव, दोनों क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब U क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, मीन्स दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और हमें दोनों की रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए काम करना पड़ रहा है, ताकि एक चार्ज को हम दूसरे चार्ज के पास लेके आए। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तब भी दोनों में क्या है, रिपल्शन है। अगेन हमें काम करना पड़ रहा है कि हम एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लेके आए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सच टाइप ऑफ सिस्टम विल बी पॉजिटिव, जब दोनों सेम चार्ज, मतलब सेम साइन होगा दोनों का, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट अनलाइक चार्जेस, मींस एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, अब दोनों ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे हुए चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या होगा, देखिए सोचिए यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास खींचे चले आ रहे हैं। ठीक है, बहुत फास्ट स्पीड से, बहुत फास्ट काइनेटिक एनर्जी से। लेकिन हमारी क्या थी शुरू में अजम्पशन, कि हमने इस तरीके से स्लोली स्लोली चार्जेस को लेके आना है एक दूसरे के पास, कि पोटेंशियल एनर्जी में देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मींस एक्सेलरेशन क्या हो, एक्सेलरेशन 0 हो। ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि ये फास्ट चले आ रहे हैं एक दूसरे के पास, दोनों क्या है, अपोजिट है, तो हमें काम करना पड़ रहा है इनको थोड़ा रोकने के लिए, धीरे धीरे एक दूसरे के पास लाने के लिए। तो जो वर्क डन है वो क्या होगा, नेगेटिव, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे सिस्टम के लिए क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये ग्राफ देखिए, अगर दोनों हमारे पास सेम चार्ज हैं तो ये देखिए ये है ग्राफ। ठीक है, और अगर हमारे पास दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो ये ग्राफ नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। अभी हमने क्या देखा, 2, अब हम देखेंगे 3 की। सपोज करिए हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3। ठीक है, और तीनों कहाँ है, पहले इन्फिनिटी पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q1 को लेके आएंगे, समझ रहे हैं, लेकिन जब हम Q1 को लेके आएंगे तो ना तो वहां Q2 होगा ना Q3 होगा, तो एक सिंगल चार्ज के लिए वर्क डन 0, पोटेंशियल 0, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। तो मीन्स व्हेन Q1 charge is brought from infinity to point A, work done will be 0 because V equal to 0 in the absence of any source charge, because Q2 and Q3 are at infinity. अब step 2, Q1 को रख दीजिए जहां लाए हैं, अब Q2 को लेके आते हैं B पोजीशन पे, लेकिन यहाँ कौन है, अब Q1 है, तो इट मीन्स Q1 का पोटेंशियल होगा यहाँ पे, तो कितना काम होगा, देखिए W equal to Q2 into V1. V1 is the potential of Q1 charge at point B.
तो V1 की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 1/4 Q1 ओवर कितना डिफरेंस है दोनों में डिस्टेंस का R2 माइनस R1 मॉडुलस। ठीक है, अगर हम R2 माइनस R1 को R12 से लिख लेते हैं तो आंसर इज 1/4 ये भी चार्ज था Q1 Q2 ओवर R12। अब देखिए, अब हमने दोनों चार्जेस को रख दिया, अब हम किसको लेके आ रहे हैं Q3 को। अब जब हम Q3 को पोजीशन C पर लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी से, तो A का पोटेंशियल भी है, मींस Q1 चार्ज का पोटेंशियल भी है V1 और Q2 चार्ज का पोटेंशियल भी है V2। अब दोनों के पोटेंशियल में हम लेके आ रहे हैं, तो देखिए इस बार वर्क डन होगा Q3 into V1 plus Q3 into potential of V2 that is V2। तो अब देखिए हमने V1 की वैल्यू पुट कर ली, V1 is 1/4 Q1 over R3 minus R1। देखिए R3 minus R1, ये देखिए Q1 और Q3 में कितना डिफरेंस है R3 minus R1, Q2 और Q3 में कितना डिफरेंस है R3 minus R2। ठीक है, तो V1 क्या है, V1 is the potential at point C due to charge Q1 and V2 is the potential at C due to charge Q1। देखिए हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, Q3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 Q3 बन जाएगा और यह Q2 Q3 बन जाएगा। अब टोटल वर्क डन देखिए क्या होगा, जो पहले वाला वर्क डन था W, ये वाला सपोज करिए W12 था, ठीक है, तो ये वाला और W123, तो ये सब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वर्क डन होगा 1/4 Q1 Q2 over R12 प्लस Q1 Q3 over R13 प्लस Q2 Q3 over R23। तो ये वर्क डन किसमें स्टोर हो जाएगा, एनर्जी। देखिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर आपको समीशन फॉर्म में लिखना है या कई बार एग्जाम में आ जाता है प्रूव दैट, शो दैट, और ये फॉर्मूला लिखा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ये तो कैसे निकालेंगे इसको। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास Q1 Q2 है, Q1 Q3 है, Q2 Q3, ठीक है, तो सुमिशन I फ्रॉम 1 to 3, सुमिशन J फ्रॉम 1 to 3, I इज नॉट इक्वल टू J। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम I को 1 लेंगे और J को भी 1 ले लेंगे तो Q1 Q1 हो जाएगा, वो तो Q1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे तो ऐसी कोई टर्म आ नहीं रही, इस फॉर्मूला में नहीं आ रही है ना, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा कि I इज नॉट इक्वल टू J, कि अगर I 1 है तो J 2 होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, तो ये लिख लिया QI QJ डिवाइडेड बाय RIJ। और ये देखिए फैक्टर आया है 1/2, ये क्यों आया है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा फैक्टर क्यों आया है। देखिए अगर हम I को लेते हैं 1 और J को लेते हैं 2, तो मीन्स एक और टर्म आएगी J इक्वल टू 1 एंड I इक्वल टू 2, मीन्स Q1 Q2 एक बार आएगा डिवाइडेड बाय R12 और एक बार फिर आएगा Q2 Q1 ओवर R21। देखा जाए तो दोनों क्वांटिटी सेम है पर दो बार आ रही हैं ड्यू टू दिस समीशन, तो हमें उन क्वांटिटीज को हाफ से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि समझ रहे हैं आपकी हाफ इज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ईच टर्म्स गेट एडेड ट्वाइस, दो बार ऐड हो रही है, क्योंकि I1 है J2 है तो एक बार I2 और J1 भी होगा, तो एक टर्म दो बार आएगी, लेकिन सेम टर्म होगी जब ऐड करेंगे 1/2 से करेंगे तो 2 जो है वो कट जाएगा। ठीक है, एक और सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे इसको कि QI को हम निकाल लेते हैं बाहर, और ये जो टर्म है QJ डिवाइडेड बाय RIJ, ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज VI। ठीक है, ये क्या है VI, सो इट मींस VI इज द पोटेंशियल एट RI ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फिर हाफ 1/4 I equal to 1 to n, I equal to J2, sorry J equal to 1 to n, I is not equal to J and this, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये n चार्जेस की है, ये तो हो गया ना, 3 चार्जेस की थी, हमने लिख लिया, हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। ठीक है, QI इंटू, क्योंकि आपको प्रूव दैट ये भी पूछा जा सकता है ना, जरूरी नहीं है कि आपको यही कहा है, आपको ये भी कहा सकता है, MCQ में भी आपको ये रिलेशन दिया जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस कैसे होती है, तो आपको पता होना चाहिए इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, अगर n चार्जेस के लेंगे तो I इक्वल टू 1 टू n हो जाएगा, J इक्वल टू 1 टू n हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इस फॉर्म में लिखना है इसको तो ये भी ऐसा हो जाएगा, हाफ समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n QI इंटू VI। ठीक है, ये भी ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। अभी हमने, देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, अभी जो हमने किया है ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड 3 पॉइंट चार्जेस, उसमें क्या था कि हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या एज्यूम की थी, कुछ नहीं, हमने जीरो एज्यूम की थी। फील्ड किसकी थी,
Q1 Q2 इन्फिनिटी पे थे पहले, हम जब Q1 को लेके आए तो वर्क डन हो गया 0। जब हम Q2 को Q1 की फील्ड में लेके आए तो किसकी फील्ड थी? Q1 की, एक्सटर्नल नहीं थी। किसकी फील्ड थी? Q1। समझ रहे हैं बात को? किसकी फील्ड थी? Q1 की। लेकिन अब हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड भी है। अब हमारे पास Q1 की तो फील्ड होगी, लेकिन एक एक्सटर्नल फील्ड भी होगी E वेक्टर, जिसका कोई सोर्स चार्ज भी होगा। यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है उससे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसी सोर्स चार्ज की वजह से होगी। इट मीन जब हम Q1 और Q2 को इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो वो किसी फील्ड में आ रहे हैं, और किस फील्ड में आ रहे हैं? ई वेक्टर में, जो कि किसी सोर्स चार्ज की फील्ड है। ठीक है, मींस इस बार जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन चार्जेस की नहीं है, ये एक्सटर्नल है। इसका कोई और है सोर्स चार्ज जहां से ये प्रोड्यूस हो रही है। और इस बार जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो इनकी कैलकुलेट करनी है, Q1 और Q2 की। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी पे सिंगल चार्ज। हमने अभी तक पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज की 0 होती है, लेकिन तब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस अगर हम किसी Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो किस फील्ड में आ रहा है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल है यहाँ पे किसी का, कोई सोर्स चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस बार जो वर्क डन है वो 0 नहीं होगा, वो क्या होगा? Q इंटू वी आर। और V क्या होगा यहाँ पे? इट इज द पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज, जिसकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन हमारे पास स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 Q2। Q1 A पे प्रेजेंट है, Q2 B पे प्रेजेंट है। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। कहाँ से? ओरिजिन से। और दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज R2 माइनस R1 वेक्टर। अब देखिए, Q1 Q2 सपोज कहाँ है? इन्फिनिटी। अब Q1 को जब हम लेके आ रहे हैं A पे, Q2 तो अभी इन्फिनिटी पे ही है, लेकिन इस बार जब हम Q1 को लेके आ रहे हैं A पे तो वो एक्सटर्नल फील्ड में आ रहा है। तो सोर्स चार्ज होगा कहीं पे, उसकी एक्सटर्नल फील्ड में आ रहा है, तो उसका पोटेंशियल भी होगा V1। ठीक है, तो इस बार जो वर्क डन होगा दैट इज Q1 इंटू VR1। वट इज V? VR1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, फिर हम किसको लेके आए? ऑलरेडी हमारे पास जो है वो Q1 आ चुका है पॉइंट A। अब हम किसको लेके आएंगे? Q2 को लेके आएंगे इन्फिनिटी से एट पॉइंट B। ठीक है, ठीक है बच्चों, R2 पोजीशन वेक्टर पे, और दोनों में डिफरेंस कितना है? R2 माइनस R1 वेक्टर। अब देखिए, ऑलरेडी ये जब आ रहा है तो एक तो Q1 का पोटेंशियल है और एक कौन सा पोटेंशियल है? एक्सटर्नल फील्ड का। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, Q2 को जब हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं पॉइंट B, तो वर्क डन क्या होगा? W2 इक्वल टू Q2 इंटू VR2। व्हाट इज VR2? इट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे एक और पोटेंशियल है, कौन? Q1। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन करना पड़ेगा Q2 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। देखिए, अगेंस्ट इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। एक तो हम ले आए एक्सटर्नल फील्ड में जो कि किसी सोर्स चार्ज की है, दूसरा हमें इसकी, ये जो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव नहीं, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो कितना होगा? जो कि W3 कितना होगा हमारे पास? Q2, और पोटेंशियल किसका? Q1 का। तो Q2 इंटू 1/4πε0 Q1 ओवर R12, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा ना, तो देखिए ये होगा। अब टोटल देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी? W1, ये जो हम सिंगल चार्ज को पहले उठा के लाए थे इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, फिर होगा हमारे पास W2 प्लस W3। W2 मीन्स जो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल में लेके आए हैं Q2 को, और W3 Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट था यहाँ पे, उसका भी कुछ पोटेंशियल था, उसके लिए भी हमें काम करना पड़ा, तो W3। तो ये हमारे पास आई है टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, which is Q1 VR1, Q2 VR2। VR1 is the potential
due to external electric field. V is the potential at point B due to external electric field. VR1 is the potential at A due to external electric field. ठीक है बच्चों, अब देखिए यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. देखिए SI यूनिट जो होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, दैट इज जूल. ओके, बिकॉज U कितना था देखिए, Q इंटू V, क्योंकि वर्क डन कितना था, Q इंटू V. तो वर्क डन किस में स्टोर हो रहा था, U में. U इज Q इंटू V. ठीक है, अगर Q हमारे पास कूलम्स में है, वोल्टेज हमारे पास, पोटेंशियल हमारे पास वोल्ट में है, तो 1 जूल क्या बनता है, 1 कूलम वोल्ट. मीन्स 1 जूल, डिफाइन 1 जूल कैसे, 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. फिर से, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव, है क्या, देखिए एनर्जी कर क्या रही है, इट इज द वर्क डन टू मूव ए चार्ज, है ना. तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज कितने कूलम, 1 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. देखिए ये तो SI यूनिट थे. और भी एक यूनिट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और मोस्टली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी के लिए यूज करते हैं. कब, जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं. ठीक है बच्चों, जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं तो मोस्टली हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट्स हैं वो क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन while moving through a potential difference of 1 volt, and 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to power. देखिए ना, इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू है, 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. वोल्टेज कितना, 1 वोल्ट, तो कितना बना है, C इंटू वी, कूलम इंटू वोल्ट क्या बनता है, जाउल बनता है ना, जूल बनता है ना. तो देखिए 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल. या फिर जूल की फॉर्म में लिखे तो 1 जूल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1.6 into 10 raised to power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखिए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होते हैं विच इज 10 raised to power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और यहाँ पे देखिए माइनस 19 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो 1.6 into 10 raised to power minus 16 जूल. 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होते हैं जो कि 10 raised to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं. बिगेस्ट यूनिट है ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, विच इज अगर 6 आप यहाँ से माइनस कर देंगे तो माइनस 13 रह जाएगा. 1 giga electron volt which is 10 raised to power 9, 1 tera electron volt which is 10 raised to power 12. ठीक है बच्चों, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने क्या पढ़ा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़े और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिटेल में पढ़ा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी.